दुनिया की सबसे जो बुरी जगह है मेरी नज़रों में वो जेल ही है। जेल से बुरी जगह दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। मेरा एक फ्रेंड था बहुत अच्छा, ट्रेनिंग भी हमने साथ में करी, मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो वो रात के टाइम कैंप को क्रॉस करके बाहर चला गया फ़ोन करने। तो उसको मिलिटेंट ने उठाया और उसकी बॉडी में 18 नट बोल्ट डाले, ड्रिल मशीन से छेद करके। मतलब 18 नट बोल्ट, मतलब दोनों पैरों को जोड़ा एक साथ और ड्रिल मशीन से छेद किया, फिर नट डाल के कसे, तो ऐसे उसकी पूरी बॉडी में 18 नट बोल्ट डाले। यूथ को ये समझ में आना चाहिए कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं है लाइफ में। जो सक्सेस जितनी जल्दी आती है ना, उतनी जल्दी गायब भी हो जाती है। जो रातों रात सक्सेस हुए हैं, आप उनकी हिस्ट्री जाकर देख लो 2-3 साल के अंदर, वो आपको मिलेंगे भी नहीं। हुक होता है, हुक, आपको हुक यहाँ टांग के ऊपर स्केच करेंगे तो आपकी चीखें जाएंगे 1-1 किलोमीटर दूर तक। दोनों हुक को यहाँ बोन में फंसाएंगे और ऊपर को उठाएंगे आपको। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो शख्स जुड़ने वाले हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। नाम लक्ष्मण सिंह बिष्ट, लकी बिष्ट या फिर एजेंट लीमा। नाम से ज़्यादा इनके काम है। इन्होंने आर्मी में काम किया हुआ है, एनएसजी कमांडो रह चुके हैं, स्पेशल फोर्सेस में काम किया हुआ है, सीक्रेट सर्विसेज में भी काम किया हुआ है एज ए सीक्रेट एजेंट। लेकिन इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। 10 से ज़्यादा वेब सीरीज और फिल्मों के लिए ये ऑथर राइटर रह चुके हैं। इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री है। ही इज़ अ मिस्ट्री मैन। लेकिन लोगों का कहना है, उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि इन्होंने 2 बड़े क्रिमिनल्स को एक गोली से मार गिराया। इस क्राइम के लिए शायद जो उन्होंने किया भी नहीं है उसके लिए उन्हें सज़ा भी हुई। 4 साल की जेल हुई, 4 साल की सज़ा उन्हें काटनी पड़ी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिना किसी प्रूफ के इन्हें पकड़ा गया। कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए कोर्ट ने भी इन्हें बरी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल में इन्हें 11 जेल में ट्रांसफर किया गया और 4 जजेस को भी बदला गया। अब इनकी इतनी मिस्टीरियस लाइफ के बारे में जानने के लिए हमें लकी बिष्ट से बात तो करनी पड़ेगी। सो प्लीज वेलकम नन अदर देन लकी बिष्ट। लकी जी नमस्ते, वेलकम टू द शो। थैंक यू। लकी जी, एक बात बताइए, काफ़ी आपके बारे में हमने सुना है, यू हैव बीन इनटू मेनी सर्विसेज। जैसे हमने अभी बात करी, आप आर्मी में थे, आप स्पेशल सर्विसेज में थे, एज एन एनएसजी कमांडो ऑल्सो, इनटू सीक्रेट सर्विसेज। अब आप राइटिंग में हैं, आपने कई सारी वेब सीरीज के लिए लिखा है, आप मूवीज के लिए भी लिखा है आपने। इफ़ आई मे आस्क, अगर मैं कहूँ कि टाइम मशीन अगर हम देखें और मैं आपको पीछे ले जाऊँ, तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिससे आप फिर से जुड़ना चाहेंगे, या आपको लगता है कि दिस इज द प्रोफेशन दैट आई वुड लाइक टू डू इट अगेन? अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे फिर से एक बारी कुछ करने का मौका मिले जी, या इन फ्यूचर में मैं चाहूँ, तो मैं दोबारा अपनी गवर्नमेंट के लिए ही काम करूँगा। ठीक है, क्योंकि 2019 से पहले जब भी मैं मतलब अब गवर्नमेंट के लिए काम करता था, मुझे पता ही नहीं था कि मतलब हिंदुस्तान में धर्म भी हैं करके, है ना, कि मतलब हिंदू मुस्लिम ये धर्म भी होते हैं करके। जब से मतलब मैंने ज्वाइन किया 2003 लास्ट में और 19 तक, मैं जिनके साथ भी रहा मुझे पता ही नहीं वो कौन से कास्ट के थे, किस चीज़ के थे। लेकिन जब 2019 में मैं आया, मतलब जब सिविल के अंदर आया, तब मुझे पता चला कि मतलब कि हमारे देश मतलब बाहर की चीज़ें छोड़ो, खुद ही अंदर डिवाइड है ना। तो मतलब यहाँ कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, मतलब आप अपनी कंट्री को कैसे आगे लेके जाओगे, पहले आप इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जिस एजेंसी के लिए मैं काम करता था, वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये था मतलब कि हमने कभी धर्म को ही नहीं माना। मैम, हमारे लिए जो गलत है वो गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, है ना। मतलब एक गलत आदमी की कहते हैं कि कोई भी मतलब धर्म नहीं होती, कोई जात नहीं होती है, जो गलत है वो गलत ही है जी। तो मतलब गलत, मतलब आप आप गलत को किस विषय से जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर, जब आप कह रहे हैं कि ये पता ही नहीं था कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम जब आप सर्विसेज में थे? मैम देखो, गलत तो हर आदमी अपने लेवल पर गलत है। एक अगर आप एक आम इंसान को लो जिसको लगता है कि मैं लाइफ में मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो भी टैक्स नहीं दे रहा है गवर्नमेंट को, बस वो उतना ही कर पा रहा है, उसके हाथ में उससे ज्यादा नहीं है। उसको लगता है कि यार वो भी उतना ही गुनहगार है जितना गुनहगार एक बड़ा क्रिमिनल है। ठीक है, आप जिस देश के अंदर रह रहे हैं, आप उस देश में टैक्स की चोरी कर रहे हैं, फिर आप उस देश से भी ये चाहते हैं कि यार वो आपके लिए करे, ये गवर्नमेंट आपके लिए नहीं कर पा रही है ना। आप प्रॉपर उस गवर्नमेंट
ही मतलब दिल से आप अपने देश के साथ नहीं है। एक नॉर्मल आम आदमी से बता रहा हूँ, इससे ऊपर फिर क्राइम, फिर नक्सलाइट, फिर टेररिस्ट, हर आदमी अपने लेवल पर गलत कर रहे हैं मैम ना। करेक्ट है, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। सो टाइम मशीन से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपने जीवन में कभी कोई गलती की है, या जैसे आप कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है, कभी कोई भी ऐसे गलती से गलती हो गई आपसे? क्योंकि जब आप एज एन एजेंट भी काम करते थे, होता है ना कई बार कि ऊपर से ऑर्डर्स आ जाते हैं, आपको नहीं पता आपने ये गलत काम किया, फिर आपको उस चीज़ का आज पछतावा है। टाइम मशीन अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं कहूं कि पीछे जाना है और देखना है, तो आपको ऐसे किसी गलती का पछतावा है या कि ये मुझसे गलत हुआ? नहीं बिल्कुल मैम, देखो क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, है ना, तो गलती तो मैं भी करूंगा। तो एक बार मैं जब जेल में था जी, और कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रहे थे बहुत जगह, और बार बार परेशानी कि मतलब इस जेल से दूसरी जेल, उस जेल से दूसरी जेल, और वहाँ भी एक सिंगल सेल में आपको रहना पड़ रहा है, मतलब दुनिया की सबसे बुरी जगह, और उस बुरी जगह में भी आपको आदमी देखने को नहीं मिलेगा, आप एक सिंगल अंधेरे सेल में रहोगे। तो मैं भी परेशान हो गया खुद से ही, यार मैंने कहा यार ये क्या कर दिया, मतलब मैं अपने बैक को याद कर रहा हूँ, अपने पीछे को याद कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है यार कि जब से मैंने होश संभाला तब से तो मैं वही कर रहा हूँ यार जो मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। मेरे फादर ने भी आर्मी को सर्व किया, मेरे ग्रैंडफादर ने भी आर्मी को सर्व किया, तो हमारी ऑल ओवर फैमिली में तो कभी ने कुछ बुरा ही नहीं किया, तो मुझे किस चीज की पनिशमेंट मिल रही है? तो मुझे खुद से हुआ, तो मुझे एकदम से याद आया कि यार मुझे मतलब शायद उस टाइम 2-2.5 साल हो गए थे जेल के अंदर ही, तो मुझे याद आता है कि यार एक बार क्या हुआ, मैं किसी जगह पर था, मैं उस देश का तो नाम नहीं बता पाऊंगा, तो मेरे एक इन्फॉर्मर ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी कि एक बंदा आ रखा है और वो एक फलाने जगह पर आया है कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो उसी टाइम मैंने जो भी वहाँ पर डिफेंस के लोग थे या जो स्पेशल फोर्स के लोग थे, तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करी और मैंने कहा अर्जेंट अभी निकलना है करके, तो एक ऐसा ऐसा है जिसको हम कई टाइम से ढूंढ रहे थे, बहुत टाइम से, जिसको स्पेशल फोर्सेज या आर्मी ढूंढ रही थी। हम लोग उस जगह पर पहुंचे और जो भी मेरे सोर्स ने मुझे जो बताया था, मैंने उसके कहने से उसको उठा लिया। अच्छा। तो उठाने के बाद हम उसको लेकर आए, तो लेकर आने के बाद टॉर्चर किया उसको, और टॉर्चर करने के बाद कुछ टाइम के बाद ही पता चल गया कि यार ये इनोसेंट है करके, लेकिन उसको इतना टॉर्चर कर चुके थे। तो उसके बाद मैंने अपने सीनियर को बोला कि यार मतलब सर गलती हो गई करके, ये गलती मुझसे हुई है, हमने गलत को उठा लिया करके। अब लेकिन हम जिस देश में थे वहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत तगड़ा था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना, तो मेरे इसको इतना टॉर्चर कर चुके थे, लेकिन अब क्या बोले कि सीनियर्स को मैंने बोला कि गलती मेरी है करके, लेकिन गलती क्या है, आप एक इनोसेंट आदमी को नहीं उठा सकते एक ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत। तो जो भी मेरे सीनियर्स ने ऑर्डर्स दिए, है ना, आपने फॉलो किए, मैंने फॉलो करे, और मुझे आज भी ये लगता है कि यार अगर मैं उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रांग खड़ा रहता ना, तो एक आदमी को बचा सकता था। मतलब मैं उस टाइम थोड़ा सा हिम्मत करता जी। और मैं बोलता सर मुझे ये नहीं करना, मैं नया नया था, विद इन 2-3 साल जॉब हुई थी, तो मेरे बहुत बड़े सीनियर्स टू फॉलो द ऑर्डर्स। लेकिन तब मुझे जेल के अंदर लगा कि भाई जो मैं ये 4 साल की जो मैं सजा काट रहा हूँ ना, ये मैं सजा इस चीज के लिए नहीं काट रहा हूँ, ये मैं सजा उस चीज के लिए काट रहा हूँ जो गलती मुझसे हुई है लाइफ के अंदर। तो मैंने फिर क्वेश्चन किया ईश्वर से कि यार भगवान जो मैंने किया आज तक वो मैंने सही किया या मैं सही कर रहा हूँ? तो फिर ऊपर मेरे दिल से एक आवाज आती है, ऊपर वाला बोलता है तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, तेरी तकदीर मैंने ही लिखी है करके, है ना, तो जो भी कर रहा है वो मैं ही करा रहा हूँ करके। को लगता है मतलब जब आपने बात की कि जेल में एक अंधेरी कोठरी में आप थे, तो ऐसे बहुत सेल्फ एनालाइजेशन काफी किया होगा आपने उस वक्त? हाँ बिल्कुल, है ना, पर कहीं ना कहीं सिस्टम से भी गलती हुई है, आपको उस बात की सजा मिली जो आपने की ही नहीं। देखो एक्चुअली क्या है, सिस्टम में जो भी काम कर रहे हैं हर आदमी बुरा नहीं है और हर आदमी अच्छा भी नहीं है। आप दुनिया का कोई भी डिपार्टमेंट हो इस दुनिया के अंदर, 100 में से 100 तो सही नहीं है, लेकिन 100 में से ऐसा भी नहीं है कि सबके सब गलत है, कुछ ना कुछ अच्छा है तभी दुनिया चल रही है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे जेल हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, 100 में से बहुत सारे लोग बुरे हैं, आज भी बुरे हैं, और कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनकी वजह से सिस्टम चल रहा है। मतलब हमारा सिस्टम बुरा नहीं है, लेकिन जो सिस्टम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग गलत हैं। तो चाहे जिन्होंने मुझे उठाया या उस टाइम जो भी गवर्नमेंट थी, तो देखो पुलिस है या वो वही फॉलो कर रही है जो उनको ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। करेक्ट है, लेकिन 4 साल की आपको सजा हुई जिसमें से
आपको 11 बार ट्रांसफर किया गया अलग अलग जेल में, और 4 जजेस भी बदले गए। सो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना इसके अंदर। नहीं तो लेकिन लास्ट में बाहर तो आया ना, आज आपके सामने हुई, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो मतलब लास्ट में सच तो सच ही होगा, उसको बदल नहीं सकते जी। आप ये देखिए ना कि मतलब ईश्वर भगवान तो स्वयं भगवान राम तो राम ही थे ना, तो उनको भी तो मैम 14 साल तक जंगल में रहना पड़ा, जिनको सब कुछ पता था। फेस तो उन्होंने भी किया ना, हम तो फिर आम इंसान है, ये आज भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि अभी खत्म हो जाएगा, हो सकता है आगे भी हो, लेकिन हमारा मतलब मेरा फर्ज है कि भाई मैं खड़ा रहूं करके, यार मैंने जो डिसीजन लिया है मैं उस डिसीजन पर रहूं, मैं ना झुकूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है ना। अगर मैं सही के साथ खड़ा रह रहा हूं तो कभी ना कभी तो वो सामने आएगा, वो देर लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई ये नहीं बोलेगा कि सही चीज सामने नहीं आएगी, वो आएगी डेफिनेटली। पर क्या आपको लगता है आपको कहीं ना कहीं फंसाया गया जब ये इंसिडेंट हुआ था और आपको पकड़ लिया गया? मतलब हुआ क्या था इस इंसिडेंट में जहां पर हम ये जो क्रिमिनल्स है राजू परगय और अमित आर्या की हम जब बात करते हैं, आप कैसे उलझ गए इस केस में? नहीं एक्चुअली देखिए, एक्चुअली जो भी वहां पर एक हादसा हुआ था, जो भी इंसिडेंट हुआ था, जो डबल मर्डर हुए थे, तो उस टाइम मैं जस्ट लीव गया हुआ था, 15 डेज की कैजुअल लीव गया हुआ था। उस टाइम मैं श्री एल के अडवाणी का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था, तो एक इमरजेंसी लीव में गया, और कुछ एक लोग क्या एक्चुअली जो भी इंसिडेंट हुआ, तो उस टाइम नए नए एसएसपी आ रखे थे वहां पर, जस्ट उन्होंने पोस्टिंग ले रखी थी, 2 दिन भी नहीं हुए थे उनको पोस्टिंग लिए हुए, ठीक है। अगर कोई भी देखो, कोई भी पुलिस ऑफिसर जिस एरिया में आता है वो हमेशा ही चाहता है कि यार उसके एरिया में शांति बनी रहे। कभी कोई पुलिस ऑफिसर ये नहीं चाहेगा कि उसके एरिया के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। और जस्ट अभी नई नई पोस्ट आ रखी है एक, और पूरा स्टेट ही हिल गया करके, है ना। तो क्या होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्शन करो। पुलिस फोर्स भी चाहती है कि हम जितनी जल्दी केस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, रफा दफा कर लेंगे, और उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, हमारा नाम होगा, चीजें होगा। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है यार। अगर आप 24 घंटे के अंदर केस को सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास तो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस थी ना, आपको क्यों नहीं पता चला कि 2 आदमी मरने वाले हैं करके। आप ये दावा करते हो कि मैं 24 घंटे में मैंने केस खोल लिया, तो उनको मारने की जो भी प्लानिंग रही होगी, वो प्लानिंग महीना भर, 2 महीना, 3 महीना कुछ तो रहा होगा, सडनली तो किसी ने मारा नहीं होगा ना। तो एक तरफ आप कहते हैं कि आपने केस को सॉल्व कर दिया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपकी पूरी इंटेलिजेंस फेलियर है करके, जो भी आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो फेलियर है। आपको क्यों नहीं पता चला कि कोई इंसिडेंट ऐसा होने वाला है करके? या तो अब आप सही हो या पहले आप गलत थे। जी। लेकिन वो जो ये जो इंसिडेंट हुआ सिर्फ एक हॉलिस्टर के बेसिस पे आपको पकड़ा गया, और इस बेसिस पे कि ये किसी ट्रेंड व्यक्ति ने ही किया है, क्योंकि एक गोली से 2 लोगों को मारा गया था। एक्चुअली क्या हुआ, पुलिस या मतलब जो भी उनको बोले, जो भी उनकी जांच पर उनको ये लगा कि एक तो बहुत बड़े क्रिमिनल, कोई उनको टच भी नहीं करेगा, जिनके ऊपर बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ, उनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं, तो जो उनको टच करेगा वो भी उसी टाइप का एक आदमी होगा। पहली चीज तो उनको ये लगा। दूसरा क्या है कि मारने वाले ने, जिसने भी मारा, एक सिंगल शॉट ही मारा है, वो कंफर्म ही किलर, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कि 10-12 गोलियां मारी है, चीजें करी हैं, ऐसा भी कंफर्म नहीं है। जिसने मारा श्योर मारा है, उसको यकीन है कि मर गया करके एक ही बारी में, ठीक है। तो ये कौन हो सकता है? तीसरा कि यार मेरे पास भी चलो पिस्टल है अपना खुद का, मेरे पास भी वेपन है जो गवर्नमेंट ने मुझे इशू करे गए। तो उसी टाइम इंटेलिजेंस को हमेशा क्या रहता है, जब भी मैं आता हूँ तो मेरी रिपोर्ट्स भी रहती है कि लक्की बिस्ट आया हुआ है करके, ठीक है। तो सडनली क्या है, ऑलरेडी मेरे पास एक पिस्टल, मरने वाले को सिंगल शॉट में ही मारा, ठीक है। बड़े लोग इनको वही आदमी टच करेगा जो नहीं डरेगा किसी से भी। तो ये सारे उनको एक इंसिडेंट लगे और वो जोड़ते गए और क्लू जोड़ते गए, तो उन्हें लगा कि यार यही हो सकता है करके, जो छुट्टी पे गया जो बिल्कुल तो यही हो सकता है। जी जी जी। अब लकी जी देखिए, गलती तो हुई है जिसकी वजह से आपको जेल में भी रहना पड़ा। एक एक्सपीरियंस जो है आपने वहां पर भी गेन किया है, कहीं ना कहीं आपने जेल की जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से। तो ये जेल के ऊपर तो हम पूरी एक पॉडकास्ट करेंगे बाद में, और आई होप ऑडियंस कमेंट्स में हमें लिख के बताए इफ दे वांट टू सी अ पॉडकास्ट विद लकी बिश्त ऑन जेल इकोनॉमी। आप मुझे बता सकते हैं कि जेल में आपको किस तरीके की परेशानियों झेलनी पड़ी, किस तरीके की परेशानी? एक तो आपने जैसे बताया कि कोठरी में थे, वो जेल पूरा अंधेरा और एक सेल में थे आप, और कुछ बता सकते हैं? जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई जेल में, चलो मैं अंधेरी कोठरी में हूँ तो ठीक है, कंटिन्यू जेल ट्रांसफर, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कि क्या है, दुनिया की सबसे जो बुरी जगह है
मेरी नजरों में वो जेल ही है। जेल से बुरी जगह दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। एक तो मैं जेल के अंदर, जेल में वो भी सिंगल सेल में, मैं वहां एडजस्ट होने की कोशिश करता हूँ। मतलब अभी आप सपोज करो मैं अपने घर भी गया हूँ, तो मुझे हम अपने घर जाते हैं या हम किसी दूसरे होटल में भी जाते हैं तो हमें बिस्तर पर भी टाइम लगता है नींद आने में, है ना, क्योंकि हम एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। अब मैं किसी जेल के अंदर गया, वहां मुझे एडजस्ट होने में यार 10-15 दिन लगे। लोग तो एक तो मेरे पास आ नहीं रहे डर के मारे। अच्छा। पता नहीं लोगों को क्या वहां के मतलब प्रशासन ने क्या बोल रखा है करके, मतलब जो आदमी मुझसे बात करेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस आदमी को है, उसको अलग से टॉर्चर, है ना। मतलब जिसने मुझसे बात कर ली, क्योंकि जेल के अंदर क्या है, सिस्टम है जेल का क्या है, जेल का जो जेलर या सुप्रीडेंट है ना, उसको जेल चलानी है। एक एग्जांपल के लिए क्या होता है कि अगर बाहर 2 क्रिमिनल भी आ जाते हैं या 2 एंटी एलिमेंट्स, 2 टेररिस्ट आ जाते हैं, तो आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेफ नहीं है जब तक वो लोग अंदर नहीं जाए, है ना, क्योंकि उनको जेल के अंदर डालना बहुत जरूरी है, तभी आपका सिस्टम, मतलब लोग आराम से रह सकते हैं। ठीक है। अब एक ही जेल के अंदर जहां 2-2, 3-3 हजार लोग रह रहे हैं और सारे ही क्रिमिनल है ना, कितनों ने मर्डर किया, कितनों ने ब्लास्ट किया, कितने टेररिस्ट हैं, बट एक आदमी को उनको कंट्रोल भी करना है, क्योंकि एक आदमी जो बैठा हुआ है, जो चाहे वहां का जेल सुप्रीडेंटेंट है या जेलर है या उनके ऊपर है, उनको सबको लेकर चलना है, क्योंकि जेल को, मतलब जेल के अंदर भी उनको डिसिप्लिन चाहिए, नहीं तो जेल में तो हर रोज मर्डर हो जाए, वहां तो सभी लोग ही सभी क्रिमिनल है और सबको उम्र कैद की सजा, कईयों को तो हजारों लोगों को तो, अब वो कहेंगे भाई हमारे को और कहाँ डालोगे करके तुम, मतलब हम तो पहले से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं ना, कईयों को तो फांसी की सजा है, वो कहेंगे सजा क्या कर लोगे, नहीं तो वो तो हर रोज ही एक दूसरे की हत्याएं करें, तो उसको भी जेल को कंट्रोल करना पड़ता है, जेल प्रशासन को। तो उसमें क्या होता है, जेल के अंदर भी सिस्टम क्या है जी, जो भी लोग जेल के अंदर, सपोज करो 1000 लोग हैं, तो मैं कहता हूँ 900 लोग जेल स्टाफ के लिए ही काम करते हैं एज ए इन्फॉर्मर। उनका काम है कि मतलब कि अगर मैं अपने सेल में सो रहा हूं, अगर मैं रात को 2 बारी भी उठा हूं, तो सुबह इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जेलर को जाएगी कि लक्की बीस 2 बारी उठा था, हमने दूर से देखा। अब वो 2 बारी क्यों उठा नहीं पता, अब मतलब सिर्फ उठते हुए उन्होंने मुझे देखा, मतलब रात को जेल प्रशासन तो अलग बात, लेकिन कम से कम 100-200 कैदियों की दूर से मेरे ऊपर नजर होगी, उनकी यही नजर होगी मैं रात को करके आ रहा हूं करके। ठीक है, हर पल की इन्फॉर्मेशन देना कि मैं क्या, मतलब मैं अपने लिए उठाऊं तो उनके दिमाग में यार ये उठ के कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा। जेल के अंदर मैंने क्या किया यार, मुझे लगा कि यार देखो मेरी आदत है एक्सरसाइज करने की, ठीक है, मेरी आदत एक्सरसाइज करने की हमेशा ही रही है, मैं मतलब रूटीन मेरी हैबिट है, सुबह एक्सरसाइज शाम को गेम। अब यार मैं जेल में उठ रहा हूं तो मैं अपने ही सेल के अंदर चक्कर लगा रहा हूँ, 400-500 चक्कर लगा रहा हूँ, छोटा सा सेल है। अब उनको लग रहा है एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, कहीं जेल से भागने की उसमें तो नहीं है, अरे मेरा रूटीन है ना यार, है ना, तो उसमें भी दिक्कत। और मैं कहीं भी जेल में, जिस जेल में भी हूँ, चलो वहां मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे मिलने आना चाहते हैं, उनको पता चलता है चलो मिलने के लिए जाते हैं करके, वो मुझसे वहां मिलने के लिए आते हैं, उससे पहले मुझे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है ना। तो ये पहले इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती थी कि कोई मिलने आने वाला है, इसीलिए ट्रांसफर कर दिया जाता था? नहीं, जैसे सपोज करो कि मेरे घर से जेल 100 किलोमीटर दूरी पर है, तो यार दोस्त कहते हैं यार कि ठीक है चलो प्रोग्राम कर लेते हैं, 100 किलोमीटर दूर है तो एक बार मिल लेते हैं जाके, ठीक है। तब तक न्यूज में आ जाता है कि यार लक्की बिस्ट को दूसरी जेल ट्रांसफर कर दिया, 300 किलोमीटर दूर है। अब वो कहाँ आएंगे मिलने, उनका प्रोग्राम था 100 किलोमीटर दूर आने का करके, वो मुझसे मिलने भी नहीं आ पा रहे हैं। और कभी कभी क्या है, कुछ जेल में कुछ मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मुझे नहीं बताएंगे वो मिलने आ रहे हैं या नहीं आ रहा, जेल प्रशासन मुझे कभी नहीं बताएगा मिलने आ रहा है, और रैंडमली थोड़ी देर वेट करेगा और उनको झूठ बोल देगा कि यार वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता कि जेल में मुझसे कोई मिलने आया करके। वो 2 दोस्त मुझसे और गुस्सा हो गए अच्छे से, बोले यार एक तो हम 300 किलोमीटर मिलने आए, साला हमसे मिल भी नहीं रहा है करके। उनको पता ही नहीं यार, मुझे तो पता ही नहीं है ये बात कि मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ या नहीं मिलना चाह रहा हूँ। तो जेल ऐसा क्यों किया करते थे ऐसे? वाज देयर अ रीजन? और इन जो दूसरे कैदी थे, इन लोगों के दिमाग में ऐसा क्या डर पैदा कर दिया था आपके बारे में कि मतलब जो मुझसे मिलने आ रहे हैं, पहले तो क्या है कि जेलर को ही पता ही नहीं है कौन है करके। यार अच्छा जरूरी नहीं यार हर एजेंट ही मुझसे मिलने आएगा यार, आम लोग भी मुझसे मिलने आएंगे, ठीक है। अब उनको ये लगता है कि यार ये कहीं कोई नेटवर्क ना बना रहा हो जो इससे मिलने के लिए आ रहे हैं, कोई वो शूटर तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, कोई जेल में कोई प्रोग्राम तो नहीं है, मतलब जेल के अंदर ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है करके। तो जेलर को हमेशा ही डर, और जेलर भी कभी नहीं चाहता कि उसकी जेल में भी कोई इंसिडेंट हो करके। हर जेलर भी ये चाहता है कि यार उसकी जेल में हर आदमी सेफ रहे करके, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, अगर एक जेलर भी मुझे अपनी जेल से अगर दूसरी जेल भेजता था तो भी दिल में पत्थर रख के भेजता था वो, क्योंकि जहां वो 3000 आदमी को कंट्रोल कर रहा है उसको भी जवाब देना पड़ता है, ठीक है, मिनिस्ट्री को, कि यार मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसको मैं भेज रहा हूं, है ना। तो जितनी मुझे प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम उसको भी उतनी थी मुझे अपनी जेल से भेजने का, लेकिन वो अपनी जेल में रख के मुझे रिस्क नहीं लेना चाहता था।
जी, मैं समझ गई। लेकिन जब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि किस तरीके का डर दूसरे लोगों के दिमाग में बिठाया गया था आपके मन में, आपको कभी पता चला कि? हाँ, मतलब एक एग्जांपल के लिए, एक दिन क्या हुआ, एक इंसिडेंट है छोटा सा। हाँ। कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर की तरफ आया, वहाँ नए नए कैदी और आए। मतलब जिस सेल में मैं रहता था वहाँ सेकेंडरी सेल क्या था कि नए नए कैदी भी वहां पर रुकते थे दूसरे सेल में। तो मैं टाइम पास करने के लिए क्या कर रहा था, मैंने एक बेडशीट के ऊपर ही लूडो बनाया हुआ था और मैं लूडो ही खेल रहा था। लूडो, अच्छा। अकेला ही खेल रहा था मैं, और खुद ही बेडशीट के ऊपर बना रखा था मैंने, और मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं था, कभी नहीं खेलता था कोई मेरे साथ। तो एक नया नया लड़का आया, तो उसने कहा भाई मैं भी खेल लूं। मैंने कहा खेल ले यार भाई तू भी। अब मैं देखा वो भी बेचारा खेलने लग गया मेरे साथ लूडो। इतनी देर में किसी ने मुखबरी कर दी, उसकी मुखबरी कर दी जेलर तक। तो 5 मिनट में ही 2-4 लोग आए और उसको बोला भाई तुम्हें बुला रहे हैं करके। उसने कहा भाई, बोला लक्की भाई रुको, यहीं से स्टार्ट करेंगे, बेईमानी मत करना। मैंने कहा ठीक है यार भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद देखता हूँ बाहर जाके कुछ चिल्लाने की आवाज आ रही है जोर जोर से। तो उसको कम से कम 50-60 लठ मारे बाहर, है ना, कि भाई तू किसके साथ लूडो खेल रहा है करके, है ना। उसको पहले तो ये समझ में ही नहीं आ रहा मुझे मारा क्यों करके, मतलब उसको लठ से मारे, 50-60 लठ मारे उसको। अब उसको पता नहीं चला उसको मारा क्यों। तो जब वो रोते रोते अंदर की तरफ आ रहा था तो किसी ने बोल दिया भाई कि तुझे इसलिए मारा है क्योंकि तू उसके साथ लूडो खेल रहा था करके। अब वो चिल्लाते हुए आ रहा है, बोला मैं अकेले लूडो थोड़ा ना खेल रहा था, मेरे साथ तो कोई और भी खेल रहा था करके। तो ये था कि अब लोगों को एक छोटा सा मैसेज कि आप इसके साथ बैठोगे, बात करोगे, आपका यही हश्र होगा। बहुत गलत मैसेज था ये। तो मैसेज गलत ही था। फिर तो आपको ऐसे लोनलीनेस वगैरह काफी हुआ होगा वहां पर, क्योंकि कोई था ही नहीं आपके पास आने वाला। बिल्कुल तो ये डेफिनेटली 4 साल फिर कैसे बीते आपके? अपना मुश्किल है, लेकिन मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज था इन 4 सालों के अंदर कि मुझे बाहर निकलना है, बस सिर्फ मुझे बाहर निकलना है, मुझे इस सेल से बाहर निकलना है और अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना है। बट बहुत दिन लंबा हो जाता है। बिल्कुल। कभी मेडिटेशन वगैरह कुछ किया है आपने? नहीं पड़ी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब मैंने आपको बोला ना कि मैं लाइफ के अंदर में कभी भी मैंने कोई वर्क किया है, कुछ भी किया है मैंने सेकेंडरी चीज पर कभी सोचा ही नहीं है। मेरा हमेशा प्राइमरी टास्क रहता है। जब मैं एजेंसी के लिए काम करता था तो मुझे सिर्फ मेरा प्राइमरी टास्क दिखा है कि मुझे करना क्या है करके, या आर्मी के लिए भी काम किया, एनएसजी, मुझे सिर्फ प्राइमरी टास्क। तो जेल में भी मेरा प्राइमरी एक ही टास्क था कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है करके। तो इस चीज के लिए मैंने अपनी चार्जशीट को, जो भी मेरे खिलाफ मतलब पुलिस ने जो भी चार्जशीट कोर्ट में पुटअप करी थी, मैंने 1000 टाइम से ज्यादा पढ़ा होगा उसको, और 1000 गलतियां निकाली हैं उसमें। मतलब कि मैंने ही मतलब अपने लॉयर से डिस्कस किया कि सर आप इस पॉइंट पर बहस करो कोर्ट पर करके, आप ही बताते थे। हाँ, कि इस पॉइंट पर आप बहस करो, इस पॉइंट पर हम सेफ निकलेंगे करके। क्योंकि रीजन क्या है, मेरा एक ही मकसद था वहां पर कि मुझे सेल से बाहर, मैं इनोसेंट तो तभी हूं ना जब मैं बाहर निकलूं। आज मैं आपके साथ भी पॉडकास्ट कर रहा हूं, है ना, आज मैं लिख रहा हूं, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आप को इनोसेंट प्रूफ किया है कि मैं इनोसेंट हूं भाई। जी, पर कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस भी तो है जो बोलता है। एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग कहो, वो आपको मजबूत करता है। कि जेल के अंदर लगता है कि 4 साल मैं जेल के अंदर 4 साल कमरे के अंदर भी 1 ईयर निकाल सकता हूँ। आप मुझे मत दो मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक सिंगल कमरे में भी 1 साल निकाल लूंगा बिना बाहर आए, क्योंकि आपने वो लाइफ देखी है। क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है किसी की। हमारे को क्या लगता है लाइफ के अंदर, जो आज के टाइम भी है, अगर आप आज की जनरेशन को भी देखो तो उसको लगता है कि यार नहीं, मेरे पास एक नॉर्मल गाड़ी है, नहीं अब मुझे नॉर्मल गाड़ी से BM लेना है, BM से मर्सिडीज लेना है, मर्सिडीज से फरारी लेना है, फरारी से मुझे खुद का जेट लेना है। ये सिर्फ एक सोच ही तो है। मतलब वो सब कुछ वो इस नॉर्मल गाड़ी में भी कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक चीज आ गई कि नहीं यार मुझे यही चीज करना है करके। फैमिली आती थी आपको मिलने के लिए? हाँ, मतलब बहुत टाइम में मैं तो बोलता था अपने फादर को कि यार मदर को लेके मत आना करके, बोलना सब सही है। क्योंकि इंसान टूटता है अपनी माँ को देखकर, है ना। चाहे मैं हूं या दुनिया का कोई भी ब्रेव से ब्रेव सोल्जर होगा, वो दुनिया में कभी नहीं टूटेगा। अपनी फैमिली को देख के इंसान टूटता है। टूटे हैं आप जेल में थोड़ा सा, लेकिन खुद को बनाए रखा तो टूटता तो है ही इंसान। मतलब मैंने बोला कि मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, ऐसा ट्रेनिंग एक अपनी जगह है ना। ट्रेनिंग आपको टफ बनाती है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग आपके माँ के आगे तो नहीं चलेगी ना यार। क्यों? आपकी माँ तो माँ ही रहेगी। आप दुनिया में कितने भी बड़े, दुनिया के अंदर आप इस धरती के सबसे बड़े सोल्जर बन जाओ, सबसे बड़े पावरफुल रहो, आप एक माँ के लिए उसके बेटे ही रहोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप दुनिया में कुछ भी हो। तो ये मैंने कोशिश करी हमेशा कि इन 4 साल के अंदर एक ही बारी मेरी माँ मुझसे मिलने आई।
मुझे ये पता चला यार कि कल मतलब मुझे एक दिन पहले पता चला कि यार घर वाले आएंगे करके मिलने के लिए माँ, तो चलो यार बहुत ही मतलब जिद थी माँ की, तो भाई मैं रात भर अपने आप को प्रिपेयर करता रहा, है ना, क्योंकि अब चलो एक गवर्नमेंट के लिए काम किया, कई कवर आईडीज में काम किया, अब आपको प्रूफ करना है कि यार आपकी माँ को ये ना पता चले मेरा बेटा परेशान है करके, तो ये बड़ा टफ है। कैसे किया फिर आपने? अब जब लगा मामी मिलने मतलब आई थी तब? रात भर प्रैक्टिस किया, तो ये कोशिश किया कि यार मैं अपनी माँ के सामने ये दिखाऊं कि मैं भाई बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल में जो भी मुलाकात होती है वो लगभग 15 मिनट 20 मिनट की होती है, और लोगों को लगता है वो टाइम बहुत कम है करके, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार जल्दी से टाइम खत्म हो और मेरी माँ जाए करके। यहाँ से जी जी। बेस्ट एनएसजी कमांडो, इंटेलिजेंस एजेंट, अब आप राइटर भी है, वेब सीरीज, फिल्मों के लिए जैसे आप लिख रहे हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपने अलग अलग काम किए, किरदार निभाए। लेकिन मुझे अब ये बताएं कि लक्की बिश्त अपने आप को खुद कैसे देखते हैं? अगर लकी बिश्त की मैं बात कहूँ अपने परिवार के लिए, लकी बिश्त क्या है? मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से, जी, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, मेरे मतलब मेरे गांव में आज भी आप चले जाओ, 2024 में आपको मैं बता रहा हूँ, आज भी मेरे गांव में मेरे घर तक जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा प्रेजेंट टाइम में। आज भी मतलब आपको लास्ट जो रोड पहुंची है वो रोड भी 2 किलोमीटर दूर है हमारा घर वहां से। तो एक बहुत नॉर्मल मतलब मेरे अभी जैसे मेरे मतलब माँ को या मेरे गांव को ये पता चला कि यार कि मेरे ऊपर एक बुक लिखी है, तो उनको नॉर्मल है, बुक लिखी है, बहुत सीधे लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बुक लिखी है तो क्या हो गया, बुक लिखी है तो बोला बहुत सारी बुक आई है ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उनके लिए आज भी वही है, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो मेरी फैमिली हो, मेरे घर वाले हो, मेरे गाँव वाले हो, है ना, उनके लिए मैं वही हूँ जो उनके लिए कल था। जी, वैसे तो एक सीक्रेट एजेंट के लिए ना हमेशा अपनी लाइफ सीक्रेट ही रखनी होती है सुरक्षा के लिए, करेक्ट? लेकिन लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है आपके बारे में जानने के लिए, या एक स्पाई की लाइफ कैसी होती है वो जानने के लिए। तो ऐसा कोई इंसिडेंट बता सकते हैं आप जहां पर आपने, जहां जो जो इंसिडेंट कहीं मौजूद नहीं है या कहीं अभी तक लिखा गया नहीं है, कोई ऐसा इंसिडेंट? एक जो मैंने पढ़ा था वो मुझे याद है कहीं, तो कि आपने एक साथ एक बार में 40-50 लोगों को मार गिराया था। इज दैट ट्रू? मतलब ऑपरेशंस होते हैं, देखो अकेला तो मैं नहीं था, मेरे साथ और भी मेरी टीम थी, है ना, तो अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम तो मतलब मैंने आपको बोला कि हमारा जो देश है या कुछ भी, हम तो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, ठीक है, हम पहल कभी भी नहीं करते हैं, है ना, चाहे हमारा दुश्मन क्यों ना हो, हम तो, हमारा दुश्मन हमारे घर पर है तो हम भी उसको बिल्कुल मेहमान की तरह रखेंगे जब तक वो हमें पहल नहीं करेगा मैम, है ना। अगर किसी ने हमें पहल किया तो फिर, अगर हमारे को किसी ने छेड़ने की कोशिश करी, तो अगर तुम हमें थोड़ा सा भी छेड़ोगे तो हम तुम्हें कब्र तक पहुंचाने तक ही रुकेंगे उसके बाद, है ना। तो बहुत सारे रहे, कई बार क्या होता है, कई बार मिशंस, कई बार अलग अलग कवर आईडी में रहते हैं, और एग्जाम्पल के लिए एक बारी जस्ट जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक ने मुझे पहचान लिया कि यार हाय करके, अब मुझे यार ये लगा यार कि यार ये मुझे किस आईडी में पहचानता है, क्योंकि मैं उसको नहीं पहचान पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत टफ हो गया हो उस सिचुएशन पर कि एकदम उसने मुझे पहचाना, लेकिन मुझे नहीं पता कि इससे पहले मैं इससे कभी मिला तो मैंने इसको क्या अपना नाम बताया, क्या चीज बताया, वो मेरे लिए बहुत टफ था, ठीक है। तो मैंने उससे हाय कोशिश बैठे बात करी, और मतलब मैं चाह रहा था कि वो मेरा नाम बताए करके, ठीक है, तो बातों बातों के अंदर मैंने उससे कुछ बात करी और रैंडमली उसने मुझे मेरा नाम बताया करके, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं इससे पहले मिला, कि मैं किस कवर आईडी में मिला करके। तो एक सीक्रेट सर्विस में काम करने का फायदा भी और नुकसान भी है। अभी रैंडमली क्या है कि कुछ टाइम पहले मेरे पास भी एक कॉल आता है, अब जैसे ही मैंने नंबर देखा तो नंबर देखते ही मैं समझ गया यार बाहर का नंबर है करके, तो पहले मैंने उठाया नहीं फोन क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो फिर दोबारा कंटिन्यू फोन आया, सेम नंबर से ही दोबारा फोन आया, अब मैंने फोन उठा ही लिया यार, मैंने कहा चलो फोन उठा ही लेता हूँ, हो सकता है कोई मेरे जानने वाला भी हो। तो सामने से एक नॉर्मल तरीके से एक आदमी की आवाज भी आई मुझे कि बोला भाई देख सुन, बोला हाँ, तो उसने बात करने का तरीका, टोन थोड़ी चेंज थी उसकी, बोला कि तेरे बारे में सब कुछ जान गया हूँ करके, है ना, मतलब तेरे बारे में हम सब कुछ जान गए हैं करके। तो मैंने कहा यार, मैं समझ गया उसकी टोन से कि मतलब एक थ्रेट टाइप की बात कर रहा है करके, मैंने कहा समझा नहीं यार मैं। बोला देख तेरे बारे में हम सब कुछ जान गए हैं करके, ठीक है, और बहुत जल्दी तेरे तक पहुंच भी जाएंगे। मैं थोड़ा सोचा, कुछ लोग सामने बैठे थे, मतलब जिनके साथ मैं मीटिंग में बैठा था, तो मैंने कहा 1 मिनट करके, क्योंकि सामने वाले लोग हैं बेचारे राइटिंग के मतलब पर्पज से मुझसे बात कर रहे हैं, है ना, तो मैं थोड़ा सा उठ के गया, तो मैंने कहा हाँ बता, तो सेम उसने रिपीट बात करी यार। मैंने कहा देख भाई,
मैंने कहा जिंदगी में कभी मिलना मत, नहीं तो तुझे कोई नहीं जानेंगे आज के बाद। तो उसके बाद उसका कभी कोई कॉल नहीं आया। तो आपको थ्रेट्स बहुत मिलेंगे, जिसने करना होगा वो कर देगा, उसको थ्रेट देने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे किसी से बदला लेना है या मेरा कोई एनिमी है तो मैं उसको फोन करके नहीं बोलूंगा यार तू मेरा एनिमी है करके, ठीक है। जिस दिन मुझे बताना होगा मैं बता दूंगा। तो दुनिया के अंदर हजारों लोग हैं ऐसे जो थ्रेट देते हैं। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हर आदमी आपसे प्यार नहीं करेगा दुनिया के अंदर, वो तो सही है ना। आप दुनिया में किसी को खुश भी नहीं रख सकते हो। आप तो अपने परिवार में 5 लोग हैं तो 5 को नहीं खुश रख सकते, तो आप पूरी दुनिया की बात कहाँ से लोगे करके। एकदम सही कहा है ना, सही कहा। पर ऐसा कोई ऑपरेशन मैं जिसके बारे में पूछ रही थी आपसे, एक स्पाई की लाइफ में जो आपने किया एक स्पाई के रूप में, जो कहीं दर्ज नहीं है, अगर आप शेयर करना चाहें। ये तो थ्रेट वाली बात हुई। मेरा एक फ्रेंड था बहुत अच्छा, हम बहुत साथ में रहे, ट्रेनिंग भी हमने साथ में करी, कई CI ऑप्स भी हमने साथ में ही रहा, काउंटर इंसर्जेंसी भी हम साथ में रहे। तो एक दिन क्या हुआ, उस टाइम फोन ऑन नहीं थे हमारे पास, मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे। तो वो रात के टाइम कैम को क्रॉस करके बाहर चला गया फोन करने। मतलब मुझे भी नहीं पता चल पाया, मैं सोया तो वो निकल गया, उसको शायद फोन करना था कुछ चीजें। तो उसको मिलिटेंट ने उठाया और उसकी बॉडी में 18 नट बोल्ट डाले, ड्रिल मशीन से छेद करके। मतलब 18 नट बोल्ट, मतलब दोनों पैरों को जोड़ा एक साथ और ड्रिल मशीन से छेद किया, फिर नट डाल के कसे। तो ऐसे उसकी पूरी बॉडी में 18 नट बोल्ट डाले। हम रात को ही अलार्म लग गया अर्ली, क्योंकि रात को नहीं था करके। हम लोग सर्च में निकले तो नहीं मिला वो हमारे को, हमने ढूंढा उसको, सर्च में नहीं मिला। तो विद इन लगभग 1.5 दिन के बाद उसकी बॉडी मिली और उसकी बॉडी में 18 नट बोल्ट थे, है ना। तो जब उसका चेक किया गया, डॉक्टर्स ने PM वगैरह चेक किया उसका पोस्टमार्टम, तो पता चला कि यानी ये जो नट बोल्ट थे ये इसको जब ये जिंदा था तब डाले थे, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसको मारने के बाद डाले। तो यार चलो तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको मारो ना यार, है ना। चलो आप नहीं पसंद करते हमको, हमारे को हमारे देश ने भेजा या गवर्नमेंट ने भेजा है पीस कीपिंग के लिए, आपको नहीं पसंद आप शूट करो ना। आप तो इतना तो कोई एनिमल को भी नहीं करता है ना। तो बड़ा बुरा लगा, मतलब ये देख के, मतलब कि समझ में नहीं आया, तो समझ में भी नहीं आया कि मतलब ये क्या हुआ करके। तो गुस्सा था, तो हमने बात करी ऊपर, हमारे मतलब सीनियर्स ने बात करी ऊपर, जो भी हमारे कमांडर्स थे। तो अब ऊपर का वही है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फलाना ये कोई। तो उसके बावजूद भी हमने सिग्नल को बोला यार ठीक है आप कोई भी कॉल मत लो इस टाइप की करके। हमने ऑपरेशन करा और ऑपरेशन के अंदर हमारा मतलब जितने उसकी नट बोल्ट नहीं थे उससे ज्यादा आदमी गिराए हमने 24 घंटे में जी। तो आज भी लगता है वो मतलब एक 23-24 साल का लड़का। हाँ सेम। ऐसी भी क्या नफरत की, मतलब आप वो हमारे को दिखाना चाहते थे, उन्होंने हमको दिखाया कि हम किस हद तक जा सकते हैं करके। तो क्रूरता की हद पार, मतलब नहीं हद पार है। तो बिल्कुल हमने भी मतलब उनको 24 घंटे में रिएक्शन दिया ना उसका जी, हमने भी रिएक्शन दिया, देना ही हमने रिएक्शन दिया कि हमने कहा कि जितने तुमने नट बोल्ट डाले हैं उससे ज्यादा हमने तुम्हारे आदमी ले लिए करके जी। एब्सोल्युटली। जासूस होना तो काफ़ी ये कोवर्ट वाला प्रोफेशन भी है, लेकिन आप बड़े बड़े नेता जैसे LK अडवाणी आपने बोला, आप उनके साथ भी थे एज अ सिक्योरिटी। मोदी जी के साथ भी आप 17 दिन तक थे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट। तो पूरी लाइफ में हमेशा ये ऐसे लोग हैं जो लाइमलाइट में रहे हैं, ऊपर से बड़े बड़े नेताओं की सिक्योरिटी और ये कोवर्ट ऑपरेशन, ये भी अलग तरीके का काम है। तो आपके लिए कौन सा काम ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, पब्लिक फिगर्स को प्रोटेक्ट करने का या फिर दूसरे देश में जाके अपने लोगों को बचाने का ऑपरेशन? मेरे लिए इजी जो रहा है, मेरे लिए इजी हमेशा ऑपरेशन रहा है जी। बहुत इजी है। ऑपरेशन करते समय मैं ही कमांडर होता हूँ, मैं ही सेल्फ डिसीजन लेता हूँ, मुझे मतलब सारी पावर मेरे पास होती है ना। अगर वहां पर नुकसान होगा तो सिर्फ मेरे को ही नुकसान होगा जी। तो वो मेरे लिए बहुत इजी है कि किसी भी देश पर जाके या कहीं भी कोई CI ऑप्स में जाके या कोई मिलिटेंट के खिलाफ ऑपरेशन करना, वो मेरे लिए बहुत आसान है। ये मेरे लिए बहुत टफ है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे को एक आदमी को प्रोटेक्ट करना है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आप इन्हें इनके घर से लेके जाओगे अभी, और जो भी इनके दिन भर में जो भी प्रोग्राम है शाम को इनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी है। अब उसमें क्या है कि मैं जा रहा हूँ,
चलो इससे पहले हमने माना कि बहुत सारी कवर्स हैं करके, मतलब चाहे इंटेलिजेंस का रिंग हो, है ना, RNW का रिंग हो, IB का रिंग हो, MI का रिंग हो, या लोकल पुलिस का रिंग हो। लेकिन सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी जब VIP या कोई भी नेता जाता है तो हर आदमी उससे मिलना चाहता है, हर आदमी उससे मिलना चाहता है जी, और हाथ मिलाना चाहता है, हर आदमी फ्लावर देना चाहता है। और उस सिचुएशन में कभी भी जो आपके साथ का जो जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कभी नहीं चाहता कि उसकी पब्लिक उससे नाराज हो, वो कहेगा आने दो करके आप। और उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है कि मेरे को ऑर्डर से यहाँ नहीं आने देना, अब मैं क्या करूं, बात इनकी मानूं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इस टाइम पूरा मीडिया कवरेज है, है ना। अगर मैं डायरेक्ट उनकी बात नहीं मानता तो एक प्रोटेक्ट जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं उसकी एक तरह से इंसल्ट है ना, वो कर। तो इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है कि मतलब दोनों को ही नाराज नहीं करना, मुझे पब्लिक को भी नाराज नहीं करना और अपने जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं उसको भी नाराज नहीं करना। तो ये सिचुएशन हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो एक छोटा सा ऐसे इंसिडेंट, मैं एक नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा था जी। तो जस्ट कहीं निकलना था तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, उस टाइम वो CM थी जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद बोला कि हम अभी जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे हमारे MP और MLAs आएंगे करके। तो मैंने कहा ठीक है मैम। तो बोली कि भैया मैं आपको बोलूंगी कि आने दो आप आने मत देना। तो मैंने कहा मैंने कहीं गलत तो नहीं सुन लिया ऐसा कुछ तो मुझे लगा कि मैंने कुछ शायद गलत सुन लिया हो। तो मैंने कहा मैम नहीं बोला हमारे लोग और मैं कहूंगी आने दो लेकिन मेरे नजदीक मत आने देना ताकि उनकी इमेज खराब ना हो। अरे मैं पता आप सोचो ताकि मतलब कितना मुश्किल कि जैसे हम प्रोग्राम में पहुंचे और प्रोग्राम में पहुंचते ही जो भी उनके MLAs जो भी उनके कार्यकर्ता जो भी वो सारे के सारे आ रहे हैं, तो हम उनको मैंने बिल्कुल ही रोक दिया उनको आने के लिए, मैंने ऑर्डर्स दे दिए नहीं आने देना करके। तो वो पीछे से बोल रही आने दो हमारे लोग हैं, है ना। और तो उस सिचुएशन में हम ही बुरे, है ना, कि सिक्योरिटी ने नहीं आने दिया करके, है ना। तो आपको वेरी टफ सिचुएशन, बहुत ही चैलेंजिंग है। मतलब आपको जो हो आपको वो फेस नहीं करना है जी। जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नहीं हो रहा है कभी भी। मतलब आज के लोग भी अगर लोगों को लगता होगा यार सिक्योरिटी इतनी सख्त है, लेकिन एक्चुअल में देखो पब्लिक को समझना चाहिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या सख्त होंगे यार, वो अपनी ड्यूटी करके, उनका कोई पर्सनल रिलेशन तो है नहीं ना किसी के साथ, ना आप लोगों के साथ कोई दुश्मनी है, पब्लिक के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। हम सिर्फ वही ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं जो हमको दिया है या जिसको प्रोटेक्ट करते समय हमें लगता है कि ये सेफ, इसकी सेफ्टी के लिए है करके। क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं देश के अंदर, ठीक है। आप चाहे इंदिरा गांधी इंसिडेंट देख सकते हैं, चाहे आप राजीव गांधी इंसिडेंट देख सकते हैं, बेन सिंह का इंसिडेंट देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं मैम जी। तो आप कभी ये, अगर मैं पूछूं आपसे ये सवाल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाला, जब आप जेल से निकले उसके बाद कभी ऐसे हुआ है कि आपको किसी बड़े नेता ने या किसी ने अप्रोच किया है फॉर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स? बहुत सारे लोगों ने, अब मैं नेता तो क्या बोलूंगा, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो अप्रोच करते ही हैं, ठीक है, ऑफर्स देते हैं, लेकिन मुझे पता है वो रास्ता क्या है करके जी। अगर लोगों को, आज का जो यूथ है, अगर आपका आज का यूथ को देखो तो हर चीज वही फॉलो कर रहा है, उनको शॉर्टकट चाहिए, उनको रातों रात लाइमलाइट चाहिए। उनको क्या देखते हैं कि वो लोग एक आदमी 100 गाड़ियों के अंदर मूव कर रहा है ना, 100 गाड़ियां उसके पीछे चल रही है, लग्जरी गाड़ियां, पैसा, मतलब रील्स, तो उनको लगता है यार यही लाइफ है करके जी। एक लड़के को लगता है कि यार मैं क्या करूं, इंजीनियर बनकर क्या करूं, IAS बनकर, है ना, ये देखो इनकी लाइफ देखो ना, है ना। मतलब वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है आज का जो यूथ है। एक बारी मैं जेल के अंदर था और एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े गैंगस्टर, तो जैसे मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया, तो मैं भी चाय पर गया उनसे मिलने के लिए। हमने चाय पी तो मुझे लगा यार कि ये मतलब जब भी ये बाहर रहते हैं इनके आगे पीछे 100 गाड़ियां, है ना, 100 गाड़ियां आगे पीछे, बड़े बड़े लोग इनके आगे पीछे। तो मैं उनको देखा, थोड़ी देर मेरे जहन में चीजें आई कि ये लाइफ देखो यार, आज इनके पास एक चेयर भी नहीं है बैठने के लिए, ये जमीन में बैठ रहे हैं साथ में। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर कुछ बताओ तो मतलब इसके और उसके बारे में। तो थोड़े से मुस्कुराए, है ना, तो थोड़े से मुस्कुराए। तो थोड़े से मुस्कुराने के बाद हमारी थोड़ी बातें हो चुकी थी, थोड़े घुल मिल चुके थे हल्के से। तो बोले यार कि लकी तुझे तो पता ही है सब। तो मैंने कहा सर फिर भी। तो बोले सच बताऊं या झूठ? तो यार मैंने कहा मैं समझा नहीं सर। तो बोले देख यार भाई, सच ये है कि मेरी फट चुकी है अच्छे से, और झूठ तो ये है कि मैं आज भी बहुत बड़ा डॉन हूं। तो ये सबके साथ ही है। मतलब उन्होंने सच्चाई ये बताई कि मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान हूं करके, मैं बहुत थक चुका हूं। गैंगस्टर्स की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती जो लोगों को लगता है। बोल दिया ना कि मतलब उन्होंने क्या बोला कि सच तो यह है
कि मैं मेरी फट चुकी है, मैं बहुत परेशान हूं बुरी तरीके से, और झूठ ये है कि मैं दुनिया की नजर में बहुत बड़ा डॉन हूं करके। जी, तो आप किसी भी गैंगस्टर से दुनिया में किसी से भी उसके बारे में जानो ना, उससे पूछो तो सही, वो आपको बताएगा हकीकत। उसको क्या लग रहा होगा कि यार वो 4 दीवारी के कमरे में है, एक छोटे से 6x6 के सेल में है, वो बहुत बड़ा डॉन है। वो लोगों को लग रहा है अरे यार वो इतना ही बड़ा डॉन होता तो भाई बाहर आ जाना यार इस 6x6 के कमरे से, तब तो हम माने यार कि तू बहुत बड़ा डॉन है करके। तुम खुद निकल नहीं पा रहा है, तुम खुद 6x6 के कमरे से नहीं निकल पा रहे हो, और नए नए यूथ को, जो नए जनरेशन है उनको गलत रास्ते पर लेके जा रहे हो, है ना। बट ये बहुत कॉमन नहीं हो गया कि अंदर बैठे बैठे क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस बनते जा रहे हैं, यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, इसके पीछे भी रीजन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जो किसी छोटे से केस में अंदर जाता है जी, अब जेल के अंदर जैसे ही जाएगा वो, तो जेल के अंदर तो यार उसको काम भी करना ही पड़ेगा, उसको झाड़ू लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जो बड़े गैंगस्टर है, बड़े क्रिमिनल्स हैं, देख लेते हैं इनको कि यार लड़का है 22-23 साल का लड़का है, ठीक है, काम का लड़का है, काम आ सकता है आगे। तो एक पुलिस वाले को बोलेंगे यार इसको लेके आ करके, उसको बुलाएंगे और पुलिस वाले को कुछ पैसे दे दिए जेल पुलिस वाले को, उस लड़के को कहेंगे आराम से बैठ के खा करके। अब उसको लगेगा यार कि यहाँ लोग झाड़ू लगा रहे हैं, चीजें लगा रहे हैं, भाई ने तो बिल्कुल 25,000 का जूता पहना हुआ है, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, इसके लिए बढ़िया खाना आ रहा है करके, उसको भाई बहुत बड़ा लगना शुरू हो जाता है ना। तो मतलब कि उसको भी आराम से बैठा दिया चीजें, ये वो, मैं उसकी छत्र छाया में उसको लगता है कि यार जेल तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। पहली बार उस लड़के के अंदर से जेल का खौफ खत्म होता है ना, क्योंकि आज वो आया बढ़िया तरीके से, वो बैठ गया, उसको जैसे बाहर का खाना मिल रहा है उसको वैसा खाना मिल गया, भाई ने उसके लिए बढ़िया कपड़े मंगवा दिए, और जाते समय उसकी जेब में 20-50 हजार रुपए भी डाल दिए। उसको लगा तो जेल तो कुछ भी नहीं है यार, मैं तो कभी भी आने के लिए तैयार हूं, ठीक है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ पा रहा कि बेटा वो आज 2 दिन के लिए जेल आया है, ठीक है, जिस दिन वो किसी बड़े केस में आ जाएगा ना, तो भाई लोग कुछ नहीं करेंगे, वो जिंदगी भर अंदर रहेगा। लकी जी ये बताइए कि रॉ में और इंटेलिजेंस यूनिट में, आईबी में काफी सारे लोग काम करना चाहते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अ लॉट अबाउट रॉ और आईबी के बारे में। तो जैसे आईबी में तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है, लेकिन रॉ के बारे में ना किसी को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी इंसान को अगर रॉ ज्वाइन करना है तो वो कैसे करे? आपने कैसे ज्वाइन किया रॉ? एक्चुअली क्या है, देखिए आईबी के अंदर तो आपके फॉर्म्स वगैरह हो तो फ्लिप करके आप आईबी को ज्वाइन कर सकते हैं। आरएनडब्ल्यू के लिए क्या है एक्चुअली कि ज्वाइन करना तो दूर, अगर आप कभी आरएनडब्ल्यू के ऑफिस में जाओगे तो वहाँ के ऑफिस के बाहर कभी किसके बोर्ड भी नहीं होंगे मैम। ओके। तो जैसे हम लोग कई ऑफिस में जाते हैं ना, ये एसएसपी का ऑफिस, ये सीओ का ऑफिस, ये मेजर का ऑफिस, तो वहाँ तो कभी आपको नेम प्लेट भी नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ऑफिस किसका है करके, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक एग्जाम्पल के लिए कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में अगर किसी आदमी ने मतलब आरएसएस भी ज्वाइन किया है तो आप आरएसएस ज्वाइन करके भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, है ना। लेकिन आप आरएसएस ज्वाइन करके आरएनडब्ल्यू के एजेंट नहीं बन सकते। अच्छा। आपका कोई भी किसी भी पॉलिटिकल चीजों से विंग के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके दूर दूर का नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि आप आरएसएस ज्वाइन करके देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप आरएसएस ज्वाइन करके एक एजेंट नहीं बन सकते मैम। कोई कनेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जरूरत नहीं है, आप आरएनडब्ल्यू क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आप देश सेवा करना चाहते हो ना यार, आप देश सेवा करो, आरएनडब्ल्यू खुद आप तक पहुंच जाएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, खुद आप तक आ जाएंगे। अगर सपोज करो आप यूपीएससी क्लियर करके या आप जाते हैं आरएनडब्ल्यू वगैरह डेपुटेशन जाते हैं, या आप आर्मी से एमआई के थ्रू आरएनडब्ल्यू में डेपुटेशन जाते हैं, आप एक तो क्या है कि आप यूपीएससी के थ्रू डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, लेना ना लेना वो एजेंसी का काम है, ठीक है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अप्लाई कर सकते हैं, लेना ना लेना उनका काम है, ठीक है। लेकिन क्या है कि लेकिन अगर आरएनडब्ल्यू को लगता है, एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माइंड ब्लोइंग, और उससे भी बड़ी चीज आप सच्चे देशभक्त हैं, आपको जरूरत नहीं, आपको खुद आरएनडब्ल्यू ले लेगी जी। आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो आप तक पहुंच जाएंगे। अब मेरा भी एक लंबाई है मैम, मुझे भी नहीं पता था कि मैं एजेंसी ज्वाइन कर रहा हूँ करके, मैं तो कभी एजेंसी के लिए गया भी नहीं था। जब तक आपको बुलाया गया ज्वाइनिंग के लिए वहां पर, हाँ मुझे नहीं पता था, पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था, मैं तो आर्मी ही ज्वाइन कर रहा था, मुझे नहीं पता था। तो मैंने आपको बोला कि जो भी यूथ ज्वाइन करना चाहता है, सिर्फ वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है,
और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद ईमानदारी से काम करो। अगर आप इस देश के सबसे बड़े स्पाई को, अगर आपने रविंद्र कौशिक सर का नाम सुना होगा, वो तो एक थिएटर एक्टर थे ना मैम। अगर आप उनकी हिस्ट्री के ऊपर चले जाओगे, वो एक थिएटर एक्टर थे, है ना। लेकिन उनकी RNW को लगा कि यार सच्चे देशभक्त हैं करके, ये काम आ सकते हैं करके, और आज इंडिया के सबसे बड़े, अगर मैं बोलूं तो मेरे भी फेवरेट हैं। अगर आप दुनिया के अंदर चले जाओ, इस वर्ल्ड के अली कोहल के ऊपर चले जाओ, मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा स्पाई इजराइल का मुसाद का कोई होगा करके। वो नहीं थे, वो कंटिन्यू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंटिन्यू मुसाद के लिए अप्लाई किया 3 टाइम, मुसाद ने डिनाई कर दिया। आप अप्लाई करोगे, आपको डिनाई कर देंगे, आपको नहीं लेंगे। आप क्यों आना चाहते हो, खुद आपको ले लेंगे। लेकिन बाद में अली को 3 बारी मुसाद ने उन्हें नहीं लेने दिया, रिजेक्ट कर दिया 3 बारी। लेकिन कुछ टाइम के बाद लगा कि मुसाद को भी लगा कि यार अली कोहल को लेना चाहिए करके, देन लिया, और वो दुनिया के सबसे बड़े स्पाई बने। ओनली 6 ईयर तक उन्होंने मुसाद के लिए काम किया। तो बहुत सारे मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं, बहुत ही मैसेज आते हैं, देश सेवा देश सेवा। वो कहना बहुत ईजी है, देश सेवा मतलब वर्ड्स में बहुत अच्छा लगता है कि यार देश। इससे पहले आपने क्या किया देश सेवा के लिए? आज के टाइम में आप देखो ना, एक आदमी एक मिठाई का डब्बा देता है ना किसी गरीब को, 20 लोग उसकी फोटोज खिंचाते हैं यार। 1 दर्जन केला देगा तो 24 लोग फोटो खिंचा रहे हैं। ये क्या है? आप दिखा रहे हो। मैंने एक इंसान से पूछा था जो सोशल सर्विस में है कि हर बार जब आप ये काम करते हो तो व्हाई डू यू नीड समवन टू टेक योर पिक्चर्स, कि आप किसी को पानी दे रहे हो, अब समर शुरू हो गया, आप पानी दे रहे हैं, पीछे से फोटो खींच रहे हैं, विंटर शुरू हो गया, ब्लैंकेट बांट रहे हैं, बारिश में छाता बांट रहे हैं। मैंने कहा क्यों, जब आप कर रहे हो तो ये क्यों? कहते हैं ना, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो कहते हैं कि क्यों मैम, आप जब बाहर पार्टी करने जाती है तो फोटो डालती है ना, तो वो भी आप दिखा ही रही है ना, तो हम बस ऐसे ही दिखा रहे हैं, हमारा तरीका। बट ये तो मकसद अलग है ना आपका। दोनों का, मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, मैं लाइफ एंजॉय करने जा रहा हूँ। Exactly. मैं अपने आप को, मैं किसी को मैं महान पुरुष कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के दिमाग को हो क्या गया है कि डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या। भाई मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन आप वहां पर क्या दिखा रहे हैं कि आप बहुत बड़े महान हैं, आप दानवीर हैं करके, है ना। आपको मतलब कि दानवीर का फर्क ही। एक बार क्या हुआ, मैंने अपने सीनियर से पूछा, मतलब मैंने अपने सीनियर से पूछा यार कि सर मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा, मतलब उल्टा मुझसे पूछा मेरे सीनियर ने कि यार दान क्या है करके, क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने मुझसे, दान क्या है। यार हमने जवाब दिया यार दान क्या है, दान हम किसी को रास्ते में अगर हमसे किसी ने कुछ मांगा तो वो दान है। मतलब मेरे हिसाब से वही दान है। कि मैंने अपने बोला कि सबके यही जवाब थे जिसके भी थे, कि सर रास्ते में एक गरीब सा कोई बच्चा आ गया, कोई औरत आ गई, कोई भी आया, मैंने उसको अब जो भी मेरी कैपेसिटी थी मैंने निकाल के उसको दिया। तो बोले भाई दान नहीं है, भीख है करके। करेक्ट। बोला दान और भीख में फर्क समझो। तो बोला दान क्या है पता है, मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए हैं और उस 100 रुपए से मुझे दवाई लेने जाना है, जो दवाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है, उस दवाई से मैं बच सकता हूँ, मेरे पास 100 ही रुपए हैं। लेकिन अगर आप उस 100 रुपए को दे देते हो तो वो दान है। आप अपनी कमाई का यार 1-2% निकाल के दे रहे हो तो भीख है यार, आप चैरिटी कर रहे हो, दान नहीं है। दान तो मैम अगर आप हिस्ट्री देखो, अगर मैं बहुत बड़ा फैन हूं करण का, है ना, महाभारत में अगर कोई कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा है तो मैं बहुत बड़ा कर्ण का फैन हूं। वो दान मैम, जिसने अपना सब कुछ दे दिया, कुंडल वगैरह दे दिया, उसने सब कुछ ही दे दिया, है ना। लोग मतलब बोलते हैं आज भी, मतलब कि नहीं यार कर्ण तो दुर्योधन के साथ खड़ा था, अगर वो अच्छा था तो, लेकिन एक्चुअली पहले हिस्ट्री पर जाओ तो सही, पहले पढ़ो तो सही कि था क्या, कि क्यों वो कर्ण के, क्यों मतलब दुर्योधन के साथ खड़ा था। एक बार क्या होता है, जब युधिष्ठिर को मतलब धृतराष्ट्र को मजबूरी में उसे युवराज बनाना पड़ता है, तो दुर्योधन नाराज हो गया था उससे, बहुत चीज से, वो बहुत, तो उसने कर्ण को बुलाया और कर्ण से बोला कि यार दोस्त तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो करके। तो कर्ण बोलता है यार कि, कर्ण थोड़ा सोचा, कर्ण बोलता है कि भाई तू मुझे बोल तो मैं तुझे अंगराज तुझे दे देता हूं करके। तो दुर्योधन बोला अरे अंगराज तो मैंने तुझे गिफ्ट किया ना, तू मुझे क्या देगा करके, ये तो मेरा दिया हुआ तुझे। तो फिर कर्ण बोला कि यार मित्र तू मुझे एक बार ही बोल, मैं अपनी गर्दन काट के तुझे दे दूंगा, एक इशारा कर। तो दुर्योधन बोलता बाहर आके देख, तो बहुत अरबों की सेना, जो अश्विनी सेना थी, बाहर खड़ी थी। दुर्योधन बोलता है मैं एक इशारा करूंगा सब लोग अपनी गर्दन काट देंगे। बोला कि वो मैं एक क्षत्रिय हूं और मेरे लिए जान की कोई कीमत ही नहीं है, गर्दन तो ये भी काट के देंगे और गर्दन तू भी काट के देगा, तो तू मेरा दोस्त है, ये क्या प्रूफ है करके इस चीज के लिए। तो कर्ण थोड़ा सा यार हो गया कि यार मैं क्या बोलूं। तो कर्ण बोला यार अब तू ही बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं करके। तो दुर्योधन उससे बोलता है कि यार अगर तू सच में मुझे देना चाहता है तो आज के बाद तू धर्म का त्याग कर दे। तो बड़ा
दुर्योधन को लगा यार बड़ा वो हो गया करके, क्या बोल दिया इसने कि तू धर्म का त्याग कर दे करके आज से इसी पल से। तो दुर्योधन को कोई जवाब नहीं मिलता, तो दुर्योधन बोलता है यार कि कर्ण को, यार मित्र मुझे मेरा जवाब मिल गया करके, है ना। वो जाने लगता है तो कर्ण उसको बोलता है कि मित्र आज से और इस क्षण से जो मेरा मित्र मुझे बोलेगा ना वही मेरा धर्म होगा। बहुत बड़ी बात है ना। तो बोला कि इस क्षण के बाद जो भी तू मुझे कहेगा वो मेरे लिए धर्म होगा करके। तो पहले हजारों बातें करते हैं लोग बात, है ना, फैक्ट पर जाओ तो सही एक बड़ी चीजें करके। करेक्ट। जब हम स्पाई की बात करते हैं, आपने अभी इतने सारे बड़े बड़े स्पाइस के नाम लिए हैं, आप भी एक स्पाई रह चुके हैं। कैसे होती है एक स्पाई की लाइफ? हर दिन हर नया किरदार, नया किरदार, है ना। हर दिन एक नया किरदार, नकली हंसी, नकली गुस्सा, सब कुछ नकली, मतलब कुछ भी सच नहीं है ना। मतलब एक स्पाई जब भी कभी निकलता है, अगर दो आदमी, एक किसी आदमी ने उसको 2 बारी मुड़ के देख लिया ना, अब वो रात भर सोएगा ही नहीं। क्या उसने मुझे मुड़ के क्यों देखा, कहीं मुझे पहचान तो नहीं लिया, है ना। मतलब 2 बारी मुड़ने पर भी उसको अपना उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि कहना बहुत आसान है, अगर आप दुनिया के लॉ के ऊपर चले जाओ तो दुनिया का कानून क्या बोलता है, अगर दुनिया का कोई भी स्पाई किसी देश में पकड़ा गया तो उसको सजाए मौत है। फिर तो आपका देश भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा ना यहाँ पर। तो लगता बहुत आसान है, हम लोग देखते हैं पिक्चरों के अंदर तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जो लाइफ जीतता है उसको मालूम है कि वो हर क्षण को ऐसा लगता है, मतलब अगर उसका दरवाजा भी नॉक कर दिया तो जब तक वो देखेगा नहीं दरवाजे में कौन है करके, उसको लगेगा मेरा आखिरी पल है करके। लगता इजी है, लेकिन जब जो इंसान उसको फेस करता है ना दुनिया में, उसी को पता है। अगर आपको टॉर्चर समझ में आ गया तो रूह कांप जाएगी। अगर जब कभी किसी देश ने किसी स्पाई को पकड़ा है तो मारते नहीं है, जो मैंने आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताया ना कि 18 नट बोल्ट डाले, उससे बुरा टॉर्चर करेंगे वो लोग। किस तरीके का टॉर्चर करते हैं? मतलब आपको क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए आपका आ जाएंगे, आज आपके फिंगर काट देंगे, मरने नहीं देंगे आपको। आपके एक फिंगर को उन्होंने अलग कर दिया, वो दर्द आपको एहसास कराएंगे, ठीक है। आते हैं आपके हैमर से आपके दोनों ये घुटने तोड़ देंगे, आपको छोड़ देंगे, आप रेंग ही जाओगे ना, आप तो चल भी नहीं पाओगे, आपके घुटने तो टूट चुके हैं ना। आपको हुक होता है, हुक जी, आपको हुक यहाँ टांग के ऊपर स्केच करेंगे। तो आपकी चीखें जाएंगे 1 किलोमीटर दूर तक, दोनों हुक को यहाँ बोन में फंसाएंगे और ऊपर को उठाएंगे आपको। तो लगता बहुत आसान है, बहुत ही तो आप सोच के ही रूह कांप जाएगी इंसान की, है ना जी। एब्सोल्युटली। तो और वहां आपको कोई मदद के लिए भी नहीं आएगा। यहाँ तो अगर आपके साथ आपके देश के अंदर एक छोटा सा भी कुछ होता है, कोई थप्पड़ मारता है, उसमें भी आप लॉ कानून दिखा देते हैं 10 चीजें, है ना, उसको तो वो तो हर रोज मौत मांगता है जी। यहाँ हम अच्छे से एसी में बैठे हैं घर में, हमें पता नहीं चलता है, और वहाँ मतलब सोच भी नहीं सकते। जिस क्षण में हम बात कर रहे हैं, अभी भी हम बात कर रहे हैं, तो दुनिया के किसी ना किसी स्पाई को अभी भी टॉर्चर कर रहा होगा कोई ना कोई जगह। जी जी। एक बात बताइए मुझे, आपके लाइफ में जब आप जेल से रिहा हुए 2015 से लेके 2019 के बारे में ज़्यादा कुछ सुनने हमें मिलता नहीं है, क्यों ऐसे? इस बीच में बहुत सारे बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस भी हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ है, नेपाल में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल हमीद की किडनैपिंग भी हुई। इस दौरान कहाँ थे आप? मैं 2015 से निकलने के बाद मुझे लगा कि गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहिए, तो 2019 से 23 फरवरी तक मैंने काम किया जी, और उसके बाद रिजाइन दिया। तो बहुत सारे वर्क करे मैम। आप इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे? नहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से तो मैं कह नहीं पाऊंगा है ना जी। तो मतलब जो भी लगा गवर्नमेंट, मतलब मुझे लगा कि यार मेरे देश के लिए करना चाहिए करके, या मेरे सीनियर्स ने जो भी मुझे ऑर्डर्स दिए वो मैंने फॉलो करे, और उसका रिजल्ट अच्छा ही निकला। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जब आप एक बात बताइए, ये जो एजेंट वाली लाइफ होती है, इंटेलिजेंट यूनिट में जब आप काम करते हैं, तो लोग भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रेन किया जाता है। एक आपने मुझे अभी एक स्पाई की लाइफ के बारे में बताया, तो जब आप लोगों की ट्रेनिंग होती है तो आपको किस तरह इतना स्ट्रांग बनाया जाता है? देखो अलग अलग ट्रेनिंग है मैम। आपको अगर फिजिकल की ट्रेनिंग लेनी है तो फिजिकल अपनी जगह है ना। आपको मेंटली स्ट्रांग करना है, उसकी ट्रेनिंग अलग है। हर
आपको मतलब देखो, जरूर फिजिकल के साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं, आपको सेल्फ लीडर, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो भी एक्शन लेना होगा वो आपको ही लेना होगा, ठीक है, और उसका फायदा भी आप ही को मिलेगा, नुकसान भी आप ही को मिलेगा। तो ट्रेनिंग तो दुनिया की सबसे मजबूत चीज ही है ना मैम, ट्रेनिंग से बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना। मतलब दुनिया के अंदर वो ट्रेनिंग ही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना। अगर एक लड़की अपने शरीर के अंदर एक्सप्लोजिव लगा के खुद को ब्लास्ट कर देती है, वो ट्रेनिंग ही है ना उसकी। अगर कोई ये बोले यार कि मुझे अपनी एक अंगुली काट के दे दो, मैं बोलूंगा कैसा पागल आदमी है यार, मैं अंगुली काट के दूंगा। लेकिन कोई इंसान मेरी बॉडी के ऊपर अगर एक्सप्लोजिव लगा के मुझे कहता है ब्लास्ट करो, मैं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ही है। करेक्ट। ये आप इसको चाहे टेररिज्म के ऊपर लेकर जाओ, कुछ भी लेकर जाओ, लेकिन जो उसको ट्रेन कर रहा है वो ट्रेनिंग ही है यार। चाहे उसका ब्रेन वॉश कर रहा हो, वो ब्रेन वॉश भी एक तरह का ट्रेनिंग ही है। आप ब्रेन वॉश हो रहे हो, वो आपको कर रहा है, वो उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो दुनिया के अंदर ट्रेनिंग से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे आज बोलो कि यार कि मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है ना, मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है लक्की, 15 दिन के बाद तुझे 40 किलोमीटर दौड़ना और वेट रहेगा 20 kg, मैं कहूँगा हाँ दौड़ लूंगा। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं दौड़ा और मुझे विश्वास है कि मैं कर लूंगा। जो ट्रेनिंग का मकसद होता है, ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है, आपको आपकी ताकत बताना। बाकी ट्रेनिंग का यही है कि मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाना ही ट्रेनिंग बोलते हैं, कि मैं क्या कर सकता हूं दुनिया के अंदर, उसको ही ट्रेनिंग है। करेक्ट। तो दुनिया के अंदर अगर तो फिजिकली और मेंटली मेंटली तो प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। और स्पाई के अंदर देखो, जब आपको एक अलग कैरेक्टर्स में आना पड़ता है, अभी एक नए कैरेक्टर में डालने के लिए क्या है, किसी भी इंसान को जब एक दूसरे कैरेक्टर में आता है, यहां पर क्या आप और हम भी बात कर रहे हैं, हम नेचुरल बात कर रहे हैं, है ना, जो भी मैं हूं, जो नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं, जो रियल लाइफ पर बात कर रहे हैं। अगर यही मुझे कहीं पर एक्ट करना होगा, अगर मैं किसी जगह पर स्पाई बनकर जाता हूं, तो इस सिचुएशन में मेरे पास सिर्फ लाइफ के अंदर एक ही चीज है मैम, जो हम बात कर रहे हैं अभी इस सिचुएशन में क्या है कि मेरे इमोशन पहले आ जा रहे हैं, वर्ड्स बाद में निकल रहे हैं, मेरे दिमाग में इमोशन पहले आ रहे हैं, मेरा हाथ चल रहा है। लेकिन जब मैं कभी एक कैरेक्टर के ऊपर जाता हूं, वहां पर क्या होता है, मेरे पास वर्ड्स पहले होते हैं, इमोशन मुझे जनरेट करने होते हैं, ये दोनों चेंज होते हैं मेरे लिए। अगर मुझे पता है कि यार मैं भी एक स्पाई की तरह आपके पास आया हूं, ठीक है, और मुझे आपको किसी चीज के लिए कन्वर्स करना है, तो मुझे सब पता है, दिमाग के अंदर स्क्रिप्ट मेरे दिमाग के अंदर है ना, तैयारी मेरे। यहाँ पर क्या है, मेरे वर्ड्स मुझे लाना पड़ रहा है, इमोशन मतलब यहाँ चेंज हो गया। तो ये रियल लाइफ में और एक स्पाई में सबसे बड़ा अंतर यही है। रियल लाइफ में क्या होता है कि इमोशन हमारे पास पहले होते हैं, वर्ड्स हमारे पास बाद में आते हैं, ठीक है, और जब हम एक स्पाई के कैरेक्टर में जाते हैं, हमारे पास वर्ड्स पहले होते हैं, इमोशन हमें जनरेट करने होते हैं। जैसे मूवीज में बताते हैं एग्जैक्टली वैसे ही, कि मेकअप करना पड़ता है और ये सब नहीं, मैं वो इतना वो नहीं है कि आपको मेकअप ही करना पड़ेगा, चीजें करना पड़ेगा। काफी बताते हैं ना मूवीज में दैट आपको पूरा आपका गेटअप बदलना पड़ता है। हाँ, मतलब ये है कि नहीं, वो है कि नॉर्मली तरीके से सपोज करो, अगर आपको निकलना हो, हल्का सा गेटअप चेंज करके निकलोगे, वो एक नॉर्मल है। क्योंकि अगर आपको उस कंट्री से बाहर निकलना है, कैसे भी करके आप कौन सा रूट यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर जो भी आपने टारगेट एलिमिनेट करे हैं लास्ट टाइम में, आपका गेटअप क्या था करके, आपको गेटअप चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब आपको गेटअप तो थोड़ा वहां से निकलने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना हम देखते हैं, जितने में आप अपने आप को सेव कर सको, जितने में आप अपने आप को सेव कर सको। फिल्मों का चस्का कैसे लगा आपको? देखिए, जैसे बॉम्बे में या मुंबई में, मैं जैसे कहूँ कि लोगों की एड़ियां घिस जाती है, चप्पलें घिस जाती है, दूर दूर से आते हैं हीरो बनने के लिए या लिखने के लिए, टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। आपके ऊपर हुसैन जैदी जैसे बड़े राइटर ने पूरी की पूरी लाइफ के ऊपर एक किताब लिख डाली। मूवी भी आ रही है नेक्स्ट ईयर तक। हाँ, नेक्स्ट ईयर तक आ रही है। हाँ, तो ये इतना बड़ा शिफ्ट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और आप भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे यूर राइटिंग। तो मुझे लगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए करके, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था। तो मैंने अपने सीनियर को बोला कि सर मुझे रेस्ट चाहिए करके, आप 2018 लास्ट में ही स्टार्ट कर दिया था जी। तो मेरे सीनियर ने मुझे बोला यार तुझे कुछ आता ही नहीं, तू क्या करेगा करके, है ना, तुझे कुछ आता ही नहीं है, 16 साल से तू यही तो कर रहा है, अब नई चीज क्या करेगा, कोई कंप्यूटर तो चलाएगा नहीं, है ना, तो नया तो क्या करेगा भाई, सर्वाइव कैसे करेगा। तो मैंने कहा, तो मेरे दिमाग में आया, मैं जब जेल में था तो जेल के अंदर सरकारी टेलीविजन लगा हुआ था, कई बार पिक्चरें बहुत देख ली थी चीजें, तो मुझे लगा यार कि कहानियां ऐसी ऐसी आनी चाहिए, तो कुछ भी नहीं है करके। उससे पहले कभी पिक्चरें देखी भी नहीं थी जी। जब तक एजेंसी के लिए काम करता था कभी टाइम ही नहीं मिला। और जब जेल में
खाली टाइम के अंदर जो सरकारी टेलीविजन में जो पिक्चर दिखाते थे, लगता है अरे क्या पिक्चर बनाते हैं करके, इससे अच्छा तो मैं लिख लूंगा करके, है ना। तो मुझे लगा यार मुझे लिखना चाहिए करके, और वो लिख भी रहे और तो वो चल भी रही है। जब फिर मुझे मेरे सर को मैंने कहा कि सर मैं लिखना चाहता हूँ करके, बोला यार ठीक है कोशिश करके देख ले करके, नहीं होता तो फिर मुझे बता देना। देन तो मैंने करा, पहली बार लिखा, तो मुझे तो पहली बार ये भी नहीं पता था कि स्टोरी अलग होता है, स्क्रीन प्ले अलग होता है करके, डायलॉग अलग होते हैं, है ना। जब मैं यहाँ आया था मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था, धीरे धीरे जाना। तो जब भी मैंने फिर आप नरेशन दिया, जो भी मैंने सब्जेक्ट्स लिखे, जिन डायरेक्टर को भी दिया, उनको लगा रहे कोई नई चीज सुनी है करके मैंने, तो हर जगह बहुत प्यार मिला। मतलब भगवान की या ईश्वर की कृपा से जहां भी गया वहां से कभी रिजेक्ट नहीं हुआ, वहां पर सब्जेक्ट लॉक ही हुआ। तो मुझे लगा कि यार नहीं यार जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है करके, है ना, क्योंकि डिफरेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा हूँ करके। तो इतना मुश्किल भी नहीं हुआ। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार कि जो हजारों या लाखों लड़के मुंबई में आ रहे हैं, ये होमवर्क करके भी नहीं आ रहे हैं अपना। अगर आप होमवर्क करके आओगे ना, आप फेल कभी नहीं होंगे। रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, आपका 100% आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, तो आप रिजल्ट कभी नहीं होंगे। करेक्ट करेक्ट। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे जाते जाते, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, हर जगह बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए भी है, वीडियोस भी है काफी सारे। सोशल मीडिया पे आपकी अपीयरेंस बहुत कम है, इक्की दुक्की फोटो, लड़कियां मतलब बहुत ज्यादा पसंद करती हैं आपको, लड़कियों का दिल धड़कता है आपके लिए। तो लक्की बिश्त का दिल किसके लिए धड़कता है? नहीं मैम, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टा में। अब क्या होता है कि अगर मैं एक का रिप्लाई करूंगा तो 2-3 और क्वेश्चन कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे मतलब मैसेज डेली, अगर अब कई बार लगता है यार, जैसे मैं देखा इंस्टा में कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए करके, मैं उनको एक रिप्लाई करूंगा 3-4 रिप्लाई कर देंगे, फिर उनको कहीं ये ना लगे यार कि एटीट्यूड बहुत ज्यादा है करके ये। और जब तक, क्योंकि होता क्या है रीजन की, सपोज करो किसी ने मुझे अभी मैसेज किया, अब उसका जब तक ऊपर बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे उसका मैसेज नीचे दब जाएगा, तो हमारे को टाइम नहीं मिल पाता उसका मैसेज का रिप्लाई करने के लिए, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं करके, क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत एक दिन के अंदर आपको 5000 मैसेज आए, यार मैं 5000 को भी गुड मॉर्निंग लिखूंगा तो मेरे पास टाइम ही नहीं होगा अगला कुछ करने के लिए, है ना। और इंस्टा में कि मतलब सर लाइव आओ या पिक डालो, मैम टाइम ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि यार मैं थोड़ा सा पहले काम कर लेता हूँ, अभी जिस काम के लिए मुंबई आया हूँ, पहले मैं अच्छे से अपना काम कर लेता हूँ। फिर भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है या कुछ ऐसा है, कोई सीन है? नहीं मैम, ऐसा है, देखो कोई भी अगर मेरी प्रोफाइल देख ले तो वैसे ही उसके हाल वो वैसे ही नहीं मिलेगा, तो पहले डर के मारे, है ना, ऐसे कि मतलब बिल्कुल एक लगेगा ना यार कि किससे मिल रही हूँ, क्या है क्या चीज नहीं, हजारों सवाल तो उसके वैसे ही होंगे, फिर है ना। तो आप सेटल नहीं होना चाहते फ्यूचर में? क्यों नहीं होना चाहता हर आदमी, लेकिन अभी मेरा फोकस, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं लाइफ में एक बार एक ही चीज सोचता हूँ, है ना, हमेशा। इस टाइम मेरा एक ही है कि मुझे एक बहुत अच्छा मेकर बनना है, मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज है, और वो हम देख रहे होते हुए अभी देखते हैं। यूथ के लिए एक मैसेज, क्योंकि जिस तरह आपने बोला कि यूथ को बहुत क्विकली सब कुछ चाहिए और बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी की लाइफ देख के, किसी गैंगस्टर की लाइफ देख के, गाड़ियां देख के बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, देखो रियलिटी बेसिस। बिल्कुल, यूथ को, आज का जो यूथ है मैं बहुत समझदार है ना, हमसे तो बहुत ही समझदार, ठीक है। तो यूथ को ये समझ में आना चाहिए कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं है लाइफ में, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। जो सक्सेस जितनी जल्दी आती है ना उतनी जल्दी गायब भी हो जाती है। आप जितने भी सक्सेस लोग हुए हैं, जो रातों रात सक्सेस हुए हैं, आप उनकी हिस्ट्री जाकर देख लो 2-3 साल के अंदर, वो आपको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने मेहनत से सक्सेस पाई है तो वो दुनिया में कभी खत्म नहीं होगी, आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपकी सक्सेस को दुनिया देखेगी। एब्सोल्युटली। एक मैं क्यूरियस पूछने के लिए, ये आप गले में हमेशा रखते हैं? हाँ, ये एक्चुअली क्या है, ये मेरी माँ ने दिया है मुझे जी। इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन ये जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने पहना है। तो हमेशा, जबकि यहाँ तक कि एजेंसी का भी एक रूल था कि भाई ये कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कभी भी जैसे कोई भी सीनियर के इंटरव्यू है तो उस पल के लिए मैं इसको खोल देता था, क्योंकि मुझे भी प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन हमेशा मैं अपने पास ही रखता हूँ। हमेशा आप अपने पास रखते हैं? भगवान पर भरोसा रखते हैं? अरे मैं गॉड पर बहुत भरोसा रखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ना, बिल्कुल।
ठीक है, सो थैंक यू लकी जी। आपकी लाइफ के बारे में जानने के बाद ऐसे लगता है दैट बहुत सारी मिस्ट्री है आपको लेके जो आपने अभी भी खुलकर बताई नहीं है, बट वी आर मोर क्यूरियस टू नो। हम आपकी मूवीज में देखेंगे आने वाली, या हम आपकी किताबों में पढ़ना चाहेंगे। ऑडियंस को अगर कोई सवाल है तो वो बिल्कुल कमेंट में लिखे और हम उसका जवाब देंगे। लकी बिस्ट के साथ हम एक और पॉडकास्ट करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून विद अस, फॉलो कीजिए। लकी जी की किताबें हैं, उसे ज़रूर पढ़िए। इनके काफ़ी सारे वेब सीरीज आई हैं फ्लोर पे, वो भी देखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून। थैंक यू।